सोचिए, किसी की माली जिंदगी एक ऐसे दो राहे पर खड़ी है जहां दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हैं। एक रास्ता महफूज है, जाना पहचाना, जबकि दूसरा नामालूम लेकिन बेपनाह दौलत का वादा करता है। यही कहानी है रिच डैड पुअर डैड की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक माली बेदारी की दास्तान है जो दो बापों, दो बिल्कुल मुख्तलिफ फ़लसफ़ों और एक ऐसे इंतखाब से शुरू होती है जो सब कुछ बदल सकता है। और ये किताब शुरू ही एक बहुत ताकतवर सवाल से होती है। क्या हो अगर सिर्फ एक ख्याल किसी की माली तकदीर को हमेशा के लिए बदल दे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक दावत कि पैसे, दौलत और जिंदगी के बारे में हर सिखाई गई बात पर सवाल उठाया जाए। तो कहानी का मरकज़ है एक नौजवान लड़का, रॉबर्ट कियोसाकी, जो दो दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ है। उसकी रहनुमाई दो बाप कर रहे हैं, दो ऐसी शख्सियात जिनकी पैसे के बारे में सोच और फ़लसफ़े में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तरफ थे उनके अपने वालिद, जिन्हें वो गरीब वालिद कहते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में रहते। उनका मंत्रा था, महफूज रास्ता चुनो। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के वालिद, यानी अमीर वालिद। वो स्ट्रीट स्मार्ट थे, जिन्होंने रिवायती रास्ते को छोड़कर एक कारोबारी सल्तनत खड़ी की। उनकी नसीहत थी, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अब सोचिए, एक नौजवान लड़के के लिए ये सिर्फ मशवरा नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाएं थीं, दो मुमकिना मुस्तकबिल, और उसे इनमें से एक का इंतखाब करना था। यही इंतखाब इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम सबक बन गया। इन दोनों फ़लसफ़ों के दिल में ना एक बुनियादी सच्चाई छुपी हुई है, एक ऐसा आइडिया जो इतना सादा है कि उसे नज़रअंदाज करना आसान है, लेकिन इतना गहरा है कि ये सब कुछ बदल सकता है। और ये आइडिया है असासों और वाजबात के दरमियान फ़र्क। अमीर वालिद की तारीफ बहुत ही सीधी थी। असासा यानी एसेट कोई भी ऐसी चीज़ है जो जेब में पैसा डाले, बस इतनी सी बात, कोई मुश्किल माली इस्तिलाह नहीं। और इसके बिल्कुल बरअक्स वाजिबात यानी लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज़ है जो जेब से पैसा निकाले। यही आसान सा फ़र्क हर चीज़ की बुनियाद है। यही वो नुक्ता है जहाँ रिवायती सोच को चैलेंज किया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि एक घर सबसे बड़ा असासा होता है ना? लेकिन अमीर वालिद के नुक्ता नज़र से अगर वो घर मॉर्गेज, टैक्स और मरम्मत की शक्ल में जेब से पैसा निकाल रहा है, तो ये दरअसल एक वाजिबात है। इसके बरक्स एक किराए की जायदाद जो हर महीने आमदनी दे रही है, वो एक हकीकी असासा है। बिल्कुल यही मंतिक ज़ाती कार पर भी लागू होती है। ये असासा नहीं बल्कि एक खर्च है। और ये इक़्तिबास ये इस फ़र्क को एक जुमले में बेहतरीन तरीके से वाज़े कर देता है। किताब का कहना है कि माली जिदोजहद की असल वजह ही ये है कि लोग असासों और वाजिबात के दरमियान फ़र्क को नहीं समझते। तो ये फ़र्क सिर्फ अकाउंटिंग का नहीं है, ये एक ज़हनियत का फ़र्क है। ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आइए ज़रा इस ज़हनियत को समझते हैं जो दौलत पैदा करती है। अमीर ज़हनियत तनख्वाह बढ़ाने के बजाय आसासे बनाने पर तवज्जो देती है, ऐसे सिस्टम जो खुद ब खुद आमदनी पैदा करें। इस सोच में नौकरी आखिरी मंजिल नहीं बल्कि एक आर्जी कदम है। यहाँ माली ख्वांदगी किसी भी डिग्री से ज़्यादा कीमती है और ख़तरे से भागा नहीं जाता, बल्कि इसे समझकर मैनेज किया जाता है। और ये सिर्फ कियोसाकी का नज़रिया नहीं है। रिसर्च से पता चलता है कि अमीर तरीन लोग भी इन्हीं इंसानी जज्बात से लड़ते हैं। खौफ, अना और नुकसान से बचने का नफ्सियाती असूल, मतलब वो कमाने से ज़्यादा खोने से डरते हैं। इससे ये साबित होता है कि असल खेल पैसे का नहीं बल्कि अपने जज्बात और अपनी ज़हनियत पर काबू पाने का है। लेकिन इस किताब की कहानी उस पर होने वाली तनकीद का जिक्र किए बगैर अधूरी है। अपनी बेपनाह मकबूलियत के बावजूद रिच डैड पुअर डैड शदीद मुतनाज़े भी रही है। एक बड़ी तनकीद इस किताब का मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM स्कीमों से ताल्लुक़ है। कई सालों तक एमवे जैसी कंपनियों ने इसे नए मेंबरान को भर्ती करने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे ये शुबा पैदा हुआ कि ये किताब माली तालीम के लिए थी या किसी सेल्स की हिकमत अमली का हिस्सा थी। एक और आम इल्ज़ाम ये है कि कियोसाकी की अपनी दौलत उसकी सरमायाकारी की हिकमत से नहीं आई, बल्कि लाखों लोगों को सरमायाकारी की हिकमत बेचने से आई है। नाक़दीन कहते हैं कि ये किताब खुद ही उनका सबसे बड़ा दौलत पैदा करने वाला असासा थी। आखिर में
کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی ٹھوس قابل عمل اقدامات ہے ہی نہیں، وہ اسے ہسل پورن کہتے ہیں، ایسا مواد جو محنت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، حوصلہ تو دیتا ہے لیکن کوئی حقیقی رہنمائی نہیں دیتا اور بعض اوقات خطرناک مالی رویوں کو فروغ دیتا ہے۔ تو ان تمام تنازعات کے ساتھ اس کتاب کی اصل قدر کیا ہے؟ اس کے طاقتور پیغام اور اس پر ہونے والی جائز تنقیدوں میں مصالحت کیسے کی جائے؟ ایک قاری کا یہ اقتباس اس کتاب کی پیچیدہ میراث کو شاید بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ کیوساکی ایک فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کتاب کسی کی ذہنیت اور پیسے کے بارے میں نقطہ نظر کو بدلنے کے لیے بہت اچھی ہے۔ ہو سکتا ہے مصنف کامل نہ ہو، لیکن اس کتاب کی سوچ بدلنے کی صلاحیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور یہی حتمی سبق ہے۔ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ایک تیار شدہ نقشہ نہیں ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے۔ اس کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ اس بات پر آنکھیں کھولنا ہے کہ کیا ممکن ہے۔ تو اس کتاب سے حاصل ہونے والا حقیقی پیغام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا، بیداری، روایتی مالی مشورے پر سوال اٹھانا۔ دوسرا، تعلیم، خود کو مالی طور پر خواندہ بنانا۔ اور تیسرا، عمل، باہر نکل کر کچھ بنانا، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ آخر میں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کوئی جواب نہیں دیتی، یہ ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ پوچھتی ہے، اس نئی بیداری کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا؟ کون سے اثاثے بنائے جائیں گے؟ کیسی زندگی ڈیزائن کی جائے گی؟ اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر شخص کو خود تلاش کرنا ہے۔